वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। 12th कॉमर्स के आईटी के टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर डिजिटल मार्केटिंग की आज हम पार्ट 4 को देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 3 पार्ट्स में वीडियोस बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 4 देखिए, तो ही आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपने एसईओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम अपने वेब पेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने वेब पेज को, ताकि सर्च इंजन में हमारी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हो सके, हमारा जो वेब पेज है वो टॉप पे आ सके। सबसे पहला पार्ट है एचटीएमएल हेडर। एचटीएमएल हेडर में क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले है डॉक टाइप एचटीएमएल। दैट मीन्स अगर आपके पेज पे एचटीएमएल का कोड है तो वो एचटीएमएल का जो कोड है वो डॉक टाइप एचटीएमएल एट्रीब्यूट से स्टार्ट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एचटीएमएल टैग के बाद आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग से पता चलता है कि आपके वेब पेज का टाइटल क्या है, आपका वेब पेज जो है वो किस बारे में है, वो हमें टाइटल पेज से पता चलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस में आपका पेज जो है वो इंडेक्स होता है, या सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस पे जब आपका पेज दिखता है, सो टाइटल ही वो इंफॉर्मेशन है जो सर्च इंजन डिस्प्ले करने का काम करते हैं। सो टाइटल जो है वो ऐसा क्लिकेबल लिंक जो है वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस पे दिखता है और यूजर जो है उस पर क्लिक करके आपके वेबसाइट में एंटर कर जाता है। इसलिए टाइटल टैग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइटल टैग के बाद बारी आती है मेटा टैग की। मेटा टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ के लिए। ये ऑन पेज नहीं दिखते हैं, ये आपके पेज पे फ्रंट में नहीं दिखते हैं, बट मेटा टैग के अंदर जो डिस्क्रिप्शंस आप इंक्लूड करते हैं, जो कीवर्ड्स आप इंक्लूड करते हैं, उससे एसईओ को समझ में आता है, सर्च इंजन को समझ में आता है कि आपका पेज जो है उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च इंजन को मिल जाता है। आपके पेज का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च इंजन को मेटा टैग के जरिए पता चल जाता है। सो मेटा टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इसेंशियल हो जाता है आपके ऑन पेज एसईओ को बूस्ट करने के लिए। सो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए मेटा टैग का बहुत अच्छा यूज जो है वो आपको करना चाहिए। उसके बाद आता है बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग आपको पता ही है कि अगर आपके पेज पे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है तो आप उसको डिस्प्ले करने के लिए H1 से लेके H6 टैग का जो है वो यूज कर सकते हैं। ये सर्च इंजन को पता चलता है कि अगर आपने किसी कंटेंट को हेडिंग टैग में इंक्लूड किया है, दैट मीन्स वो कंटेंट जो है वो आपके पेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सर्च इंजन जो है वो भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंडेक्सिंग करना चालू करता है, क्रॉलिंग करना चालू करता है कि वो इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो नोट डाउन करके रख लेता है सर्च इंजन कि ये आपके पेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं। उसके बाद आता है इमेज टैग। सर्च इंजन के लिए इमेज जो है वो रीड करना इतना आसान नहीं हुआ करता था पहले, तो अल्ट एट्रीब्यूट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्ट एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जिस बारे में आपका इमेज है उसका टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन जो है आप अल्ट टैग में डालते हैं। अब अगर कोई इमेज सर्च कर रहा है गूगल पे, तो किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई इमेज सर्च कर रहा है तो सर्च इंजन जो है वो आपके पेज पे जो इमेजेस इंक्लूड हैं उसके अल्ट एट्रीब्यूट से ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इमेज जो है वो यूजर को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। सो बेसिकली इमेजेस रीड करने के बजाय अल्ट एट्रीब्यूट जो है वो रीड होता है, इसलिए अल्ट एट्रीब्यूट जो है वो आईएमसी टैग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कीवर्ड कंसिस्टेंसी। कीवर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपके वेब पेज पे कीवर्ड्स या सेट्स ऑफ कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे रिलेटेड आपका वेब पेज बनाया गया है, और इससे उस कीवर्ड्स या सेट्स ऑफ कीवर्ड्स के जरिए जो है आपका पेज जो है वो सर्च इंजन में रैंक होता है। आपका पेज जो है वो सर्च, अगर किसी ने फ्लिपकार्ट पे शूज सर्च किया, तो क्या आपने जो अपना वेब पेज, सॉरी फ्लिपकार्ट पे नहीं, गूगल पे, अगर गूगल पे किसी ने जो है वो शूज सर्च किया, ब्लैक शूज या ब्लैक नाइकी शूज सर्च किया, सो क्या आपने अपने पेज पे जो आपका प्रोडक्ट का पेज था, क्या आपने जो है ये सारे कीवर्ड्स को स्पेसिफाई किया हुआ है? अगर आपने ये कीवर्ड्स को स्पेसिफाई किया हुआ है तो आपका जो पेज है वो सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव होगी। इसके बाद आता है थर्ड चीज जो है वो है लिंक्स।
लिंक का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो मीडियम होता है, हम उसको लिंक बोलते हैं। पहला आता है नंबर ऑफ बैक लिंक्स। नंबर ऑफ बैक लिंक्स का मतलब वो लिंक जो आपकी वेबसाइट्स पे आते हैं। मतलब आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जो आपने जो अपने प्रोडक्ट के लिए एक पेज बनाया है, उस पेज का लिंक आपने कहाँ कहाँ पे डाला है। जैसे कुछ डायरेक्टरी लिस्टिंग्स होते हैं, आपने अपने पेज को वहां पे डाला हुआ है, या कुछ कंटेंट की लिस्टिंग्स होते हैं, या किसी दूसरी वेबसाइट से आपका पेज जो है, किसी दूसरी वेबसाइट्स पे जो है वो आपका पेज लिस्टेड है, लोग वहां पे क्लिक कर रहे हैं और आपके वेबसाइट्स पे आ रहे हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आपने अपने वेबसाइट के लिंक को मेंशन किया है, लोग वहां से आपकी वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं। सो जब ऐसे मल्टीपल चैनल्स के थ्रू लोग आपकी वेबसाइट्स पे पहुंचते हैं, तो गूगल को एक ट्रस्ट डेवलप होता है आपकी वेबसाइट पे कि आपकी जो वेबसाइट है वो फेक वेबसाइट्स नहीं है, इसके लिंक जो है वो बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है। दैट मीन्स आपकी वेबसाइट जो है वो एक काम की वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, और इससे जो ट्रस्ट डेवलप होता है सर्च इंजन का, उसकी वजह से आपकी जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होती है। उसके बाद आता है ब्रोकन लिंक्स का मतलब होता है वो लिंक्स दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो आपके पेज पे एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट का लिंक बनाया था या किसी कंटेंट का लिंक बनाया था, अब आपने उस लिंक को चेंज कर दिया है, अब वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अगर यूजर उस पेज पे आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यूजर को अलर्ट करना है कि आप जिस यूआरएल पे आए हैं या आप जिस लिंक पे आए हैं, अब ये लिंक हमारी वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स आपको 404 एरर जो है वो थ्रो करना है। आपको दिखाना है कि आपको एक ट्रिगर करना है 404 का एरर पेज, या एक ऐसा एरर पेज जिससे ये यूजर को पता चल जाए कि वो जिस पेज पे आया है वो पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ब्रोकन लिंक जो है वो यूजर को अलर्ट करता है कि ये वेब पेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बेसिकली वो 404 का एक एरर पेज ट्रिगर होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंडली यूआरएल। फ्रेंडली यूआरएल आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट के लास्ट में जो है वो ऐसा कुछ यूआरएल दिया है मैंने, PR_ID = 4321। अब ये मैंने प्रोडक्ट आईडी तो स्पेसिफाई कर दिया, मतलब अगर 43 ये वाले पेज पे आया तो 4321 वाला जो प्रोडक्ट है वो मेरे पेज पे दिखेगा। बट यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये 4321 कौन सा प्रोडक्ट है? ये फ्रेंडली यूआरएल तो नहीं हुआ। सो अगर मैंने यूआरएल बनाया और यूआरएल बनाते टाइम मैंने लिखा ब्लैक हाइफन नाइकी शूज, तो आपको देख रहा होगा कि ये यूआरएल से ही पता चल जा रहा है कि मेरा पेज किसके बारे में है, ब्लैक नाइकी शूज के बारे में है। सो आपका जो यूआरएल होना चाहिए वो फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए, जिससे इंफॉर्मेशन जो है आपके पेज की इंफॉर्मेशन जो है वो पता चले। ये शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा यूआरएल भी नहीं होना चाहिए, प्लस कीवर्ड रीच होना चाहिए। आपके यूआरएल में आपके यूआरएल से जो है वो कीवर्ड का आइडिया आ जाना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड जो है वो आपने यूज किया है, या आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन से कीवर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडेक्सिंग जो है वो प्रोसेस है एडिंग वेब पेजेस इनटू गूगल सर्च। तो गूगल सर्च का एक कंसोल आता है, वो क्या करता है, आपके वेबसाइट के पेजेस को स्कैन करता है और अपने डेटाबेस में ऐड करके रख लेता है। सो इंडेक्सिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका वेब पेज जो है वो गूगल सर्च में ऐड हो जाता है। गूगल अपने पास उसको ऐड करके रखता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि अब गूगल के पास आपका गूगल को आइडिया है कि ऐसा कोई पेज आप उसके पास एग्जिस्ट करता है, तो कल को अगर यूजर कुछ सर्च करता है तो गूगल जो है उसको पता है कि वो उसके इंडेक्स में वो पेज पड़ा हुआ है, वो पेज उसको लाके दिखाना है। सो इंडेक्सिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके वेब पेज की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सॉरी। नेक्स्ट है गूगल बॉट। गूगल बॉट जो है ना वो गूगल का स्पाइडर होता है। बेसिकली वो रोबोट होता है that pass over the web and index pages for inclusion in Google's database। गूगल के डेटाबेस में वेब को और इंडेक्स वेब सॉरी गूगल बॉट जो होता है ना वो गूगल का स्पाइडर होता है, रोबोट होता है जो दैट पास ओवर द वेब एंड इंडेक्सेस पेजेस फॉर इंक्लूजन इन गूगल्स डेटाबेस। गूगल के डेटाबेस में पेजेस को इंडेक्स करने के लिए, पेजेस को इंक्लूड करने के लिए, और मतलब
इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें गूगल बॉट क्या होता है, तो गूगल बॉट जो है वो गूगल का एक एल्गोरिथम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जाता है, इंटरनेट पे जो भी कंटेंट्स अवेलेबल है उन सारे कंटेंट को पार्स करता है और उनका एक डेटाबेस अपने पास बना के रखता है। सो कल अगर यूजर जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पे सर्च करता है तो गूगल क्या करता है, अपने डेटाबेस में देखता है, डेटाबेस में अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उससे रिलेटेड पेजेस मिलते हैं तो गूगल क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन या वो पेजेस जो है वो डिस्प्ले करने का काम करता है। अब ये गूगल बॉट जो है ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से करता है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो वेब से कलेक्ट करता है, इंटरनेट से कलेक्ट करता है, www से कलेक्ट करता है और सारे इंफॉर्मेशन के लिए वो गूगल सर्च इंडेक्स बना के रखता है, गूगल का सर्च इंडेक्स बना के रखता है जिससे वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर के सर्च करने पे डिस्प्ले करता है। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे रोबोट.txt जो है वो आपकी वेबसाइट के रूट पे होता है और ये सर्च इंजन को बताता है कि कौन से पेजेस को एक्सेस करना है और कौन से पेजेस को एक्सेस नहीं करना है, कौन से पेजेस को गूगल के सर्च में लिस्टिंग करना है और कौन से पेजेस को इग्नोर कर देना है। सो रोबोट.txt में एक फंक्शनलिटी होती है डिसअलाउ करके। सो सपोज डिसअलाउ में आपने क्या किया, डिसअलाउ में आपने जो है वो thank you.html डाल दिया, मतलब समझिए आपका कोई प्रोडक्ट है, यूजर आया आपकी वेबसाइट से, वो प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट खरीदने के बाद जब उसने पेमेंट किया तो पेमेंट के बाद आप उसको थैंक यू का एक पेज दिखा रहे हैं। अब ये थैंक यू का पेज जो है बहुत जेनरिक पेज है, इस पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गूगल का ये पेज लिस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो आप गूगल को बताएंगे कि या आप सर्च इंजन को बताएंगे कि भाई मेरी robot.txt जाके पढ़ लो, वहां पे मैंने लिखा है कि आपको thank you.html को इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है, वरना लोग थैंक यू सर्च करेंगे और आपका thank you.html वाला पेज जो है उनको दिखना चालू हो जाएगा। सो ये ऐसा पेज होता है जो इंपॉर्टेंट पेज नहीं होता है और इसका लिस्टिंग का कोई मतलब नहीं होता है, तो robot.txt से पता चलता है कि कौन से पेजेस को जो है वो सर्च करना है, कौन से पेजेस को सर्च नहीं करना है। इसके बाद आता है डिवाइस रेंडरिंग। डिवाइस रेंडरिंग जो है वो चेक करता है कि आपका पेज जो है वो विजुअली डिफरेंट डिवाइसेस पे कैसे रेंडर कर रहा है, मतलब आईपैड पे आपका पेज, आपका वेबसाइट जो है वो आईपैड पे कैसा दिख रहा है, आपका जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे कैसे दिख रहा है। मोबाइल में भी अलग अलग स्क्रीन साइज होते हैं, तो वो अलग अलग स्क्रीन साइज पे आपका जो वेब पेज है वो कैसे ओपन हो रहा है। सो डिवाइस रेंडरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि आपका पेजेस जो है, आपका पेज जो है वो मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन रिजोल्यूशंस हो गए, सबके हिसाब से आपका जो वेबसाइट है वो अडॉप्ट होना चाहिए। डिवाइस रेंडरिंग के बाद आता है फ्लैश इंटरएक्टिव मीडिया टेक्नोलॉजी। फ्लैश जो है ना बहुत पहले यूज हुआ करता था। फ्लैश का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें आप 4-5 पेजेस जो है या कुछ इमेजेस जो है, फ्लैश का यूज जो है बहुत पहले स्लाइडर के लिए बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था, मतलब 4 इमेजेस अगर आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिखाना है तो आप उसको फ्लैश बना देते थे और वो इमेजेस जो है वो दिखाते थे, या कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट पिक्चर्स के रूप में, शॉर्ट वीडियोज के रूप में डिस्प्ले करना है कंटेंट को, तो आप फ्लैश का यूज करते थे। बट फ्लैश की वजह से फ्लैश को जो है वो सर्च इंजन जो है वो रीड नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से फ्लैश जो है वो धीरे धीरे डिस्करेज होने लगा। लोगों ने फ्लैश का यूज जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया, क्योंकि फ्लैश की वजह से जो रैंकिंग थी वो डिक्रीज होती थी, इंक्रीज नहीं हुआ करती थी, क्योंकि सर्च इंजन जो थे वो फ्लैश को रीड ही नहीं कर पा रहे थे, और जैसे फ्लैश को नहीं रीड कर पा रहे थे वैसे आई फ्रेम के कंटेंट को नहीं रीड कर पा रहे थे वो, तो इसलिए आई फ्रेम जो है, और आई फ्रेम की वजह से जो आपका पेज था वो पेज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं बन पा रहा था, मल्टीपल डिवाइसेस में आई फ्रेम की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसकी वजह से आई फ्रेम भी जो है वो धीरे धीरे आई फ्रेम के जो यूजेस हैं वो भी धीरे धीरे डिस्करेज होने लगे, लोगों ने आई फ्रेम को भी यूज करना जो है वो बंद कर दिया। आज के बहुत साल पहले जो है वो फ्लैश और आई फ्रेम यूज किया जाता था, अब वेबसाइट बनाने में जो है वो फ्लैश और आई फ्रेम का यूजेस जो है वो ना के बराबर है। फ्लैश आई फ्रेम जो है वो बेसिकली एसईओ के लिए एक बर्डन हो जाया करते थे। इसके बाद आता है लेजिबल फॉन्ट साइजेस। लेजिबल का मतलब होता है कि अ, अगर मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन किया, आपने अपनी वेबसाइट को जो है वो डेस्कटॉप पे ओपन किया, आपने अपनी वेबसाइट को छोटे मोबाइल पे ओपन किया, तो आपका फॉन्ट साइज जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इजीली सारे स्क्रीन पे रीडेबल होना चाहिए। सारे स्क्रीन पे आपका फॉन्ट साइज जो है वो दिखना चाहिए, वो इजीली लोग रीड कर सके, ऐसा ना हो कि
छोटे स्क्रीन पे आपका फॉन्ट जो है, आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, बड़े स्क्रीन पे दिख रहा है, छोटे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो चाहे बिगर हो, स्मॉलर हो या सेम साइज हो, वो इजीली रीडेबल होना चाहिए ऑल द स्क्रीन पे। तो स्क्रीन के हिसाब से आपको अपने फॉन्ट साइज को एडजस्ट करना रहेगा। नेक्स्ट आता है फेब आइकन। फेब आइकन का मतलब क्या होता है कि जब आप गूगल ओपन करेंगे तो गूगल में आप देखेंगे, जैसे आपका ये ब्राउजर हो गया, ठीक है। ब्राउजर में यहाँ पे जो है आपने समझ लीजिए www.google.com डाला, तो यहाँ पे जो टॉप पे एक पेज आता है ना, जहाँ पे ये टाइटल डिस्प्ले होता है आपके पेज का, तो यहाँ पे एक आइकन दिखेगा आपको, जी करके आइकन दिखेगा गूगल के लिए, एम करके आइकन दिखेगा जीमेल के लिए। ये जो आइकन होता है ना, ये बेसिकली आइडेंटिटी होता है आपके साइट्स का। ये जो आपके साइट का आइडेंटिटी होता है, इसी को हम लोग फेब आइकन बोलते हैं। ये आपके वेबसाइट का या आपके बिजनेस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फेब आइकन जो है वो आपके वेबसाइट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी वेबसाइट्स के लिए। इससे पता चलता है कि आपका वेबसाइट, मतलब लोगों ने आपके वेबसाइट का, जैसे आपके वेबसाइट का लोगो होता है वैसे आपके वेबसाइट के लिए फेब आइकन होता है, जो आपके वेबसाइट के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है टैब टारगेट साइजिंग। टैब टारगेट साइजिंग का मतलब क्या होता है? टैब का मतलब क्या होता है? टैब टारगेट जो है वो कोई भी एलिमेंट होता है वेब पेज पे जिससे यूजर जो है वो इंटरैक्ट करता है। यूजर जब किसी भी एलिमेंट से आपके पेज पे इंटरैक्ट करता है तो हम लोग उसको टैब टारगेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो बटन्स हो गया, एग्जाम्पल के लिए वो कोई दूसरा लिंक हो गया, या एड्स हो गए जिसपे यूजर को क्लिक करना है। यूजर क्या करता है, उस पर टैप करता है उसको एक्सेस करने के लिए यूजिंग अ टच स्क्रीन। आप अपने मोबाइल पे क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल पे अगर आपको किसी बटन, आपको किसी लिंक को ओपन करना है तो बेसिकली क्या करते हैं, आप टैप करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग टैप टारगेट बोलते हैं। अब वो टैप टारगेट जो होता है उसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मान लीजिए आप मोबाइल पे हैं और मोबाइल पे, जैसे ये मोबाइल है आपका, और मोबाइल में आपने जो लिंक दिया है वो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। अब यूजर को यहाँ पे क्लिक करने के लिए जो है वो मेहनत करना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर आपने लिंक यहाँ पे दे दिया है तो वो क्लियरली विजिबल है। आपने लिंक को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिया है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं दिया है, मिनिमम साइज दिया है, वो स्क्रीन पे प्रॉपरली दिख रहा है। सो टैब टारगेट का जो साइजिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने टैब टारगेट का जो साइजिंग है वो नाइदर टू स्मॉल होना चाहिए, नॉट टू बिग होना चाहिए, वो रीजनेबल साइज होना चाहिए जिसे यूजर जो है वो इजीली एक्सेस कर सके। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस रिजल्ट्स। परफॉर्मेंस रिजल्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ रिसोर्सेस। मतलब नंबर ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने किसी पेज को एक्सेस किया, उस पेज पे जो है वो जावा स्क्रिप्ट का फाइल होगा, जेएस का फाइल होगा, सीएसएस के फाइल्स होंगे, दो चार इमेजेस होंगे। ये सारे रिसोर्सेस सर्वर को लेके आना पड़ता है। ये टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हैं जो रिट्रीव करना पड़ता है आपके वेब पेज को लोड करने के लिए। जैसे अगर आपने 4 सीएसएस फाइल बनाया है तो सर्वर को 4 सीएसएस फाइल लेके आना पड़ेगा आपके वेब पेज को दिखाने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, पेज के लोड को कम करने के लिए 4 सीएसएस फाइल को एक में मर्ज कर दीजिए, तो 4 रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाने के बजाय एक ही रिक्वेस्ट जाएगी। तो इससे जो आपका पेज है वो फास्ट होगा। सो नंबर ऑफ रिसोर्सेस पे भी आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है कि जो चीजें, जो अनवांटेड चीजें हैं आपको इसको रिमूव कर देना है। जो चीजें, जो फाइल्स जो है वो मर्ज हो सकती हैं, आपको उन फाइल्स को मर्ज कर देना है, ताकि नंबर ऑफ रिसोर्सेस को आप जो है वो डिक्रीज कर सकें। सॉरी। इसके बाद आता है पेज स्पीड इन्फो। स्पीड इन्फो जो है वो एसईओ को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे नहीं जाना चाहेगा, और अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे नहीं जाना चाहता है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को या सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्यों दिखाएंगे? क्योंकि यूजर तो उस पर जाके निकल आएंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो स्लो थी। तो इसकी वजह से पेज स्पीड का जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर होता है। जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो वेबसाइट क्रिएट करते टाइम आपको डिजाइन पे ध्यान रखना है, आपको कंटेंट पे ध्यान रखना है, और साथ में जो है आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं डिजाइन और कंटेंट की वजह से आपका वेब पेज जो है वो हैवी तो नहीं हो रहा है, वो लोड होने में ज्यादा टाइम तो नहीं लेगा।
तो इसकी वजह से जो है वो आपका वेब पेज जो है वो अगर लोड होने में टाइम ले रहा है मतलब वो स्लो हो जा रहा है, और अगर आपका वेब पेज स्लो रहेगा तो सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग जो है वो पीछे चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है पेज साइज इन्फो। पेज साइज इन्फो का मतलब होता है कि आपका जो वेब पेज सर्वर से डाउनलोड हुआ उस वेब पेज का टोटल फाइल साइज कितना है। सो द टर्म पेज साइज इन द एसईओ वर्ल्ड रिफर्स टू द डाउनलोडेड फाइल साइज ऑफ अ गिवन वेब पेज। किसी भी गिवन मतलब जो भी वेब पेज लोड हो रहा है उस वेब पेज का टोटल साइज कितना है, क्या वो केबी में है या वो एमबी में है। 2 एमबी का पेज आपने बनाया है, 3 एमबी का पेज बनाया है, या वो 600 केबी में है। सो वो पेज साइज से पता चलता है कि आपका वेब पेज जो है वो कितना हैवी है या कितना लाइट वेट है। ये सारे फैक्टर जो हैं वो परफॉर्मेंस मेजर करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। उसके बाद आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया मतलब आपको बहुत पहले से पता है। सोशल मीडिया मतलब क्या होता है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ये ब्लॉग्स हो गए, फोरम्स हो गए। ये सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इनहेंस होती है, क्योंकि इंटरएक्टिव कम्युनिटी जैसे फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स, फिल्म्स, अगर इस पे आपकी वेबसाइट का लिंक प्रेजेंट है और लोग इस, क्योंकि ये बहुत फेमस वेबसाइट्स होती हैं। फेसबुक, ट्विटर जो है वो मिलियंस मिलियंस लोग यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लाखों लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो फेसबुक, ट्विटर जो है वो डेली यूज कर रहे हैं। सो अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक और ट्विटर से रिडायरेक्ट हो रहे हैं, सो सर्च इंजन के लिए वो एक क्रेडिबल फैक्टर रहता है कि हाँ लोग आपकी वेबसाइट्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो इसलिए आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया को भी इंक्लूड करना है। और बहुत सारे सोशल मीडिया के विजेट्स भी आते हैं, जैसे आपके आर्टिकल को लाइक करने के लिए, या आपने अपने आर्टिकल पे लिंक दिया हुआ है कि शेयर दिस लिंक टू फेसबुक। कोई यूजर आया, उसको लगता है कि आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, वो क्या कर सकता है, आपके आर्टिकल को फेसबुक पे शेयर कर सकता है अपने आईडी से, आपके आर्टिकल को ट्विटर पे शेयर कर सकता है, आपके आर्टिकल को इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकता है। सो इससे जो है वो एक क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है कि आपका जो वेबसाइट है वो बहुत सारे लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट को यूज करना चालू कर देते हैं तो सर्च इंजन को भी जो है वो एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी वेबसाइट है, और सर्च इंजन जो है वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर देता है। इसके बाद आता है एसईओ सिक्योरिटी चेक्स। सिक्योरिटी चेक्स का मतलब होता है कि पहले अगर आप तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में आ गया है, अगर आपने देखा रहेगा तो वेबसाइट के स्टार्टिंग में लिखा रहता है HTTPS। इस एस का मतलब होता है सिक्योर। इस एस का मतलब होता है सिक्योर। दैट मीन्स आपकी जो वेबसाइट है उसने प्रॉपर इंक्रिप्शन को फॉलो किया हुआ है। आपकी जो वेबसाइट है वो SSL इनेबल्ड है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो आपकी जो वेबसाइट है वो SSL इनेबल्ड है, और हेंस ये जो है वो एक सिक्योर वेबसाइट है। तो इससे पता चलता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो HTTPS को फॉलो करता है, उसमें मालवेयर चेक है कि नहीं है, ईमेल की प्राइवेसी है कि नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कहीं आपके वेबसाइट से डेटा लीक तो नहीं होगा। ये सारे चेक्स जो है, सिक्योरिटी चेक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और जब आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो सर्च इंजन में अपने आप इंप्रूव होती है। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। एक बार क्विज में हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं आपको कितना याद है या आप जो है वो कितना भूल चुके हैं। सो डैश आर लिंक्स दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर वेबसाइट। कौन सा लिंक होता है जो आपकी वेबसाइट्स की तरफ रीडायरेक्ट होता है? बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आर लिंक्स that are directed towards your website. ठीक है। सेकेंड, डैश आर लिंक्स दैट सेंड अ मैसेज टू इट्स विजिटर्स दैट द वेब पेज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कौन सा लिंक होता है जो यूजर्स को ये बताता है कि वेब पेज जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है या 404 का एरर ट्रिगर करता है? वेरी गुड, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स। Broken links are links that send a message to its visitors that the web page no longer exists.
डैश इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वेब पेजेस इनटू गूगल सर्च। गूगल सर्च में वेब पेजेस को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। So indexing is the process of adding web pages into Google search. Next है check visually demonstrates how your web page renders on different devices. So कौन सा check होता है वो? Device rendering check. डिवाइस रेंडरिंग चेक जो है वो विजुअली डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आपका पेज जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे कैसा दिखेगा। इस डिजिटल मार्केटिंग के चैप्टर में एक वीडियो और बाकी है जिसमें हम गूगल एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप आके पूछ सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जिस पे जो है वो हमसे कांटेक्ट करने के सारे डिटेल्स हैं। कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जो है वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हैप्पी लर्निंग बच्चों, गुड बाय।